Hello. Question says one end of a spring of negligible unstressed length and spring constant k is fixed at the origin 0, 0. Now, a point particle of mass m carrying a positive charge q is attached at its other end. The entire system is kept on the smooth horizontal surface, meaning कोई friction नहीं आएगा. When a point dipole p vector pointing toward the charge q is fixed at the origin, the spring gets stretched to a length L and attains a new equilibrium position if the point mass is now displaced slightly, say delta L, from its equilibrium position and release, it is found to oscillate at the frequency like this: 1 by del under root k by m. This denotes spring constant and mass of that particle. Now हम इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से. ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है सिस्टम, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, तो सरफेस ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है, हम इसे ऐसे ड्रॉ करते हैं. तो ये ओरिजिन है, ठीक है, और स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड कंडीशन पे रखा हुआ था, जिसका यहाँ वन एंड फिक्स था और इस पे एक पॉइंट मास था, पार्टिकल था, जिसका चार्ज क्यू है. ठीक है, पॉजिटिव क्यू. अब क्या होता है, एक डाइपोल को लाके यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं. ओरिएंटेशन इस तरह, हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है. अब जैसे ही ये डाइपोल यहाँ पे हम लाके रखते हैं, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसके वजह से इसके एक्सियल डायरेक्शन में इस पॉजिटिव क्यू पे फोर्स लगने लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो अब क्या होगा देखते हैं. ये फोर्स लगने लगेगा इस पे, तो ये धीरे 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 स्ट्रेच होने लगेगा. कब तक स्ट्रेच होगा, जैसे ही स्ट्रेच होना स्टार्ट हुआ होगा, एक इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाने लगा होगा. लेकिन तब कब तक ये स्ट्रेच होगा, जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में ज़्यादा है. लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है कंप्लीटली बराबर हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स के. तो जब ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा कंडीशन आता है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्प्रिंग स्ट्रेच हो चुका होता है एल लेंथ. ओके, ठीक है. सो इस कंडीशन में देखते हैं, इसको एक कंडीशन 1 मान लेते हैं. इस कंडीशन में क्या है, सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और चूंकि ये 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो यहाँ वेक्टर दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो हम इस कंडीशन में बोल सकते हैं, चूंकि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो हमें पता है ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि 1 डायमेंशन है तो वेक्टर दिखाने की ज़रूरत नहीं है. हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग इक्वल्स टू फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब स्प्रिंग फोर्स तो हमें पता है कि इस कंडीशन में क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू जितना स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच कितना हुआ है, एल लेंथ स्ट्रेच हुआ है. ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लिख सकते हैं Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखते हैं, चूंकि ये डाइपोल है, डाइपोल अगर रखें और उसके एक्सियल डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है और उसके एक्सियल लाइन पे एक चार्ज रख देते हैं, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगता होता है. कैसा, कितना, डाइपोल की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ पी. पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम का क्यूब. तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्यूब, और ये डी यहाँ पे दिया हुआ देखिए एल. तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इसको एक कैपिटल के से कर देते हैं, इसको स्मॉल के से दिखाते हैं, और ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट ही है ना, तो इसको हम एक कैपिटल के से डिनोट कर देते हैं. ठीक है, तो कैपिटल के 2p बाई डी क्यूब. अब डी क्यूब यहाँ पे क्या है देखिए, डी तो एल ही है ना, तो यहाँ पे एल का क्यूब लिखते हैं. तो ठीक है, इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं, जो डाटा गिवन है. तो हम लिख दिए स्मॉल के एल इक्वल टू क्यू. ठीक है, और ई को क्या लिखेंगे, कैपिटल के. ठीक है, इनटू 2 टाइम्स ऑफ डाइपोल मोमेंट बाय
एल क्यूब। तो इसको हम मान लेते हैं कि मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। अब क्या बोला जा रहा है दूसरे स्टेटमेंट में क्वेश्चन का, कि हम थोड़ा सा ना अनस्ट्रेच कर दिए उसको, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। तो कितना डिस्टर्ब किया देखते हैं। ऐसे था, मान लेते हैं कि थोड़ा x डिस्टर्ब कर दिया, तो कितना हो गया l प्लस एक्स। अब जैसे ही डिस्टर्ब किए थे, क्या हुआ था कि पहले वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। क्यों था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बराबर हो गए थे। अब क्या हो रहा है कि हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए, तो मतलब स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो यहाँ पे एक नेट फोर्स मिल जाएगा हमको, नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। फिर से हम वेक्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम लिखेंगे कौन सा फोर्स ज़्यादा हुआ, ऑब्वियस स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो हम इसको लिखते हैं, क्या ही आता है, कितना लग रहा होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के एल प्लस एक्स माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में कोई चेंजेस आया होगा। हाँ, चूंकि लेंथ चेंज कर दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू के टू पी, ओके, डिवाइडेड बाय एल प्लस एक्स क्यूब। डिस्टेंस ऑफ एल प्लस एक्स हो गया ना, ठीक है। क्या हो गया डिस्टेंस, एल प्लस एक्स। तो अगर ऐसा हो गया है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमको दूसरा मिला। अब इतने से तो काम चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं ऐसा। तो एफ नेट को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एफ नेट इक्वल टू के एल प्लस के एक्स माइनस क्यू। अब हम क्या करेंगे ना कि एल क्यूब निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं एल क्यूब नीचे से, ये अभी हम दूसरे स्टेप में देखेंगे। और ये हो जाएगा के टू पी बाय वन प्लस एक्स एल, ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो टर्म है इक्वेशन 1 से मिलता जुलता है क्या, देखते हैं। है ना, के एल इक्वल टू क्यू के इंटू, तो इक्वेशन 1 का यूज करके इस वाले टर्म को हमको क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, के एक्स प्लस के एल माइनस क्यू के टू पी बाय एल क्यूब। अच्छा, अगर इसको आप ऊपर लेके जाते हैं, सॉरी इस पूरे में क्यूब था, अच्छा मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, वन प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो आप अगर इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स माइनस क्यूब। और अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस थ्री एक्स। बाकी का एक्सपेंशन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हो जाता है, तो हम उसे नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, वन माइनस थ्री एक्स बाय एल। देखिए वन प्लस एक्स बाय एल का होल क्यूब था, ये तो डिनोमिनेटर में था, जब न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो माइनस टर्म आएगा, फिर वो एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो हम लिखेंगे इसको के एक्स प्लस के एल और माइनस टू, ये इसको इंटू करते हैं वन से इस पूरे टर्म को, और फिर थ्री एक्स बाय एल से करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे मिल जाएगा क्यू के टू पी बाय एल क्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हम इसको लिख सकते हैं ये पूरा टर्म इंटू थ्री एक्स बाय एल। तो हमको कुछ ऐसा मिलने वाला है, टू के क्यू पी बाय एल क्यूब माइनस थ्री एक्स बाय एल,
ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे हम। तो उसी इक्वेशन को और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हुए हम इसको लिख सकते हैं कि के एक्स प्लस के एल इंटू 3x बाय एल। क्यों? देखते हैं हम लोग क्यों। देखिए ये जो है ये कट जाएगा, क्योंकि पिछले वाले इक्वेशन से ये वाली चीज़ इसके बराबर है। तो अगर हम वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दे तो ये भी के एल के बराबर हो जाना है। तो ये एक तरह से के एल ही लिखा हुआ है ना, के इंटू एल, तो ये कट जाएगा टर्म। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हम इसको लिख रहे हैं के एक्स प्लस के एल इंटू 3x बाय एल। तो इसको हम जैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या मिलता है। हमें मिल जाएगा के एक्स प्लस ये एल और ये एल आपस में कट जाएंगे, तो हमें मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ के एक्स, यानी ये लिखा हुआ है 4x। यानी क्या मिल गया? हमें मिल गया कि एफ नेट जो है वो 4 टाइम्स के एक्स के बराबर है। ठीक है, और ये ऑसिलेट कर रहा है और ऊपर से ये एक लाइन में है, यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें पता है कि हम किसी भी एफ नेट को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, और सिंपल हार्मोनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी इस वाले टर्म को हमें 4kx वाले टर्म को इक्वेट कराना है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक नेगेटिव साइन भी यहाँ पे आता है। नेगेटिव साइन एक्चुअल क्या होता है ना, ये होता है एफ नेट सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेगेटिव एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये नेगेटिव साइन बताता है कि जो मोशन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया और स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, तो अब बात तो वही है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को हम लोग नहीं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन क्या है। तो अगर हम इसे इक्वेट करते हैं तो देखिए ये एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा ओमेगा कुछ ऐसा, फोर के बाय एम। और हमें लिखना है हमें क्या लिखना है, हमें टाइम पीरियड पता है ना। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड तो ये होता है ना, 2 पाई बाय ओमेगा। अब ओमेगा में हमें मिल चुका है 4k बाय एम। ठीक है ना, तो हम टाइम पीरियड लिख देते हैं। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, जो डाटा हमें मिला है इसके हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं m बाय 4k। ठीक है, यही लिखा है, क्या लिखा हुआ है? 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, ओमेगा यहाँ पे क्या था? 4k बाय m। इसे हम ऐसा लिखेगा, रेसिप्रोकल हो गया मल्टीप्लिकेशन में, यही तो होता है ना। तो हम ऐसा लिखते हैं, यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है पाई m बाय k, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 ही होता है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये 2 2 कट जाएगा। सही है, तो हम यहाँ तक पहुँचे, हमें पता चल गया कि टाइम पीरियड पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। और हमें पता है फ्रिक्वेंसी क्या होता है। फ्रिक्वेंसी जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इस हिसाब से हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1 बाय पाई अंडर रूट k बाय m। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस सिस्टम का फ्रिक्वेंसी जब वो निकालते हैं तो उन्हें मिलता है फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय डेल अंडर रूट k बाय m। तो दोनों सेम ही आंसर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इक्वेट करते हैं। 1 बाय डेल जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय के एम, और हमने जो आंसर निकाला ये कुछ ऐसा है 1 बाय पाई बाय के एम। ओके,
तो ये दोनों आंसर सेम है, हम इक्वेट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है, डेल इक्वल टू पाई। सो ये वैल्यू होगी डेल की। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। बाय।